गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग बायो सावर्ट लॉ को अच्छे से समझ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि वही बायो सावर्ट लॉ का कंसेप्ट हम आगे के डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा डेरिवेशन है किसी भी सीधे धारावाही यानी कि एक ऐसा चालक तार जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही हो। सीधे धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, यानी कि मान लीजिए पहले हम बायो सावर्ट लॉ को रिकॉल करेंगे कि उसमें हमने पढ़ा था कि कोई चालक तार है जिसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर इस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपको करनी थी, जो कि आप बायो सावर्ट ने समझाया था कि मान लीजिए छोटा सा एक टुकड़ा ले लेते हैं हम dl, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी हम छोटे हिस्से को लेते हैं तो आगे d लगा देते हैं। d शो करता है कि पूरे तार को न लेते हुए छोटे से तार का टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। तो पहले हम छोटे से टुकड़े dl के लिए इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो देखेंगे। तो वो हमें बायो सावर्ट ने बताया था कि जो इस बिंदु P पर dB होगा वो क्या होगा, वो समानुपाती होगा किसके, इसमें प्रवाहित धारा के, इस चालक तार की लंबाई के और चालक तार और इस चालक तार और बिंदु को जोड़ने वाली लाइन के बीच के कोण के, साइन थीटा के, ठीक है। और चालक तार और बिंदु को जोड़ने वाली लाइन की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट के बेस्ड आज हम बहुत लंबे सीधे धारावाही तार के अंदर या चालक के अंदर जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु P पर आपको पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ये सीधा हमने एक धारावाही चालक मान लिया जिसकी लंबाई x और y है। ये बहुत लंबा है इसलिए हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है और यहाँ पर हमने x और y लिख दिया है। दैट मीन्स कि ये आगे की तरफ और बढ़ता जाएगा और उस तरफ और बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे तार के कारण, इस पूरे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी पर कोई बिंदु P हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है। इस तार की जो मध्य दूरी है बिल्कुल जस्ट मिडिल पोजीशन हमने ये मान ली है। ये इस तार की बिल्कुल मिडिल पोजीशन है जहाँ से इस बिंदु की दूरी हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। ये r नहीं है, यहाँ से जो मैंने r समझाया था वो नहीं है। ये क्या है, पूरे चालक तार का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ से बिंदु P की दूरी निकाल ली a। अब हमें इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरे तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पता करनी है। तो वो करने से पहले हम छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे जिससे एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से ही हम लोग थोड़ी सी दूरी पर एक बिंदु A मान लेते हैं और इस छोटे से हिस्से की लंबाई है dl। और पहले हम इस छोटे से हिस्से dl के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो dB होगा। पहले हम इस dB की गणना करेंगे और फिर इसका समाकलन करके पूरे तार के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट किसी बड़ी चीज़ को पता नहीं कर सकते, इसीलिए हमने समाकलन अवकलन को पढ़ा था कि समाकलन क्या करता है, छोटे से हिस्से को ज्ञात करके बड़े हिस्से के लिए गणना करना, और अवकलन क्या करता है, बड़े हिस्से के ज्ञात न करते हुए पहले छोटे हिस्से को तोड़ना, ठीक है। तो समाकलन का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना और अवकलन का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो पहले हम डायरेक्ट ना निकालते हुए छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं dl, ठीक है। तो मान लीजिए चालक तार की लंबाई, कुल लंबाई तो l है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा कहलाएगा dl। और इसी छोटे से हिस्सा यानी कि एलिमेंट से इसके बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं r, जैसा कि हम बायो सावर्ट लॉ में भी मान चुके थे कि इस चालक तार की जो लंबाई है उससे इस बिंदु P की दूरी है r, ठीक है। और चालक तार और बिंदु P
को मिलाने वाली जो दूरी है वो चालक तार के साथ कौन सा कोण बनाती है, थीटा। ये सब हमने बायो-सावर्ट लॉ में देखा था, ठीक है। लेकिन ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े या छोटे से पार्ट जो डीएल है उसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी जो कि dB है। लेकिन अब मुझे इस छोटे से हिस्से के बाद पूरे तार के लिए निकालना है, तो ये वाला छोटे हिस्से के कारण जो होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे इतना इतना रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है जो कि किसके द्वारा दर्शाएंगे, कोण फाई, ठीक है। फाई एक कोण होता है, जैसे थीटा बीटा होता है वैसे फाई मान लिया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि केवल इतनी इतनी रेंज जो दे रखी है, इतने इतने हिस्से के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कोण कितना है, फाई है। तो मुझे तो ऊपर तार की लंबाई, ऊपर वाले सिरे और नीचे वाले सिरे दोनों को अगर मिला दे तो इस पूरी रेंज के लिए मुझे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि तार जितना बड़ा है उसके आसपास सभी के अंदर करंट या धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो पहले हम छोटे से हिस्से के लिए अगर फाई एंगल मानते हैं तो इस बड़े हिस्से के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फाई 2 और नीचे वाले को लिखेंगे -φ1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल पोजीशन ये है, तो अगर कोण शुरू होता है, अगर हम नीचे से पूरा मेजर करते हुए उस तार की लंबाई को ऊपर की तरफ जाते हैं तो कोण जहाँ से भी शुरू होता है वो कोण φ1 और ऊपर की तरफ जाएगा तो φ2, लेकिन नीचे से शुरू हुआ है यानी कि इतना हिस्सा क्या लगेगा, माइनस में आएगा और ये हिस्सा प्लस में, यानी कि आप मिडिल रेंज से नीचे की तरफ जा रहे हो तो माइनस आएगा, यानी -φ1 से φ2 तक आपको पूरे रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखते जाइए कि सबसे पहले आप इसके लिए थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना कि चालक तार की लंबाई xy है और इस चालक तार के अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। इस I के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और सबसे पहले हम इस धारावाही चालक xy पर एक छोटे से भाग को ले लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। उस dl में भी I धारा प्रवाहित हो रही है। उस dl चालक तार से या चालक तार के भाग से बिंदु P के मिलाने वाला जो कोण है, बिंदु P और धारावाही चालक तार का जो भाग है उसके बीच की दूरी r है और धारावाही चालक और उस r के बीच का कोण है थीटा और धारावाही चालक के मध्य बिंदु और बिंदु P की दूरी है a। मतलब जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब करा है वो आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। तब बिंदु P पर बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो बिंदु P पर भाग या धारावाही चालक के भाग dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने निकाला है dB, क्योंकि अभी छोटे भाग के कारण हम इसे dB कहेंगे, ठीक है। तो dB क्या होगा, I dl sin थीटा। इससे पहले μ04 पाई लिखना है क्योंकि हमने पढ़ा था ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा और इसकी जगह कांस्टेंट k लगता है जिसके मान होता है μ04 पाई। जो आप उधर चुंबक विद्युत क्षेत्र के लिए E के लिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नोट करते आ रहे थे, अब आपको चुंबकीय क्षेत्र B के लिए आपको μ04 पाई करना है, ठीक है। तो अब फिर से देखिए μ04 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। ये तो हमने बायो-सावर्ट लॉ का उपयोग करके लिख दिया, ठीक है, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए, छोटे से भाग के लिए। यहाँ साइन थीटा क्या है, इस छोटे से हिस्सा, इस एलिमेंट का कोण है, तो मुझे इस थीटा को पहले किस में कन्वर्ट करना है, फाई में, क्योंकि मुझे पूरे तार के लिए निकालना है। तो पहले मैं इतने से तार के लिए जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, फाई। तो मैं थीटा को किस में बदल दूंगी, फाई में, और फिर इस फाई से किस पर आ जाऊंगी, φ1 से φ2 तक, यानी पूरे तार के लिए निकालूंगी। तो पहले आप समझिए इसे कि इस छोटे से एलिमेंट को ना लेते हुए हमारे दिमाग में अब क्या आना चाहिए कि पूरे तार के लिए निकालना है। तो मैं इस सूत्र में ऐसा क्या क्या करती जाऊं कि पूरे तार के लिए बदलता जाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस सूत्र में जो छोटे से भाग के लिए जो चीज़ें ली गई है उसको हमें हटाना है। हटाने के लिए भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप देखिए कि कोण है थीटा इस dl का, ठीक है। अब मुझे इस dl से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे तो पूरे तार के लिए निकालना है, तो ये थीटा कोण का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये
पहले डीएल किसके लिए लग रहा है, बिंदु पी के डीएल का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी है बिंदु पी पर, जिसका कोण बन रहा है फाई। तो मैं थीटा से किस पे चेंज कर लूँ, पहले फाई पर, और फाई तक पहुंचने के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा। फाई से मुझे फाई 1 और फाई 2 तक पहुंचना है, ठीक है। तो पहले मैं इस थीटा को हटाऊंगी। फिर सेकेंड नंबर पे मुझे किसे हटाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है आर, लेकिन मुझे इस छोटे हिस्से की दूरी निकालनी ही नहीं है, मुझे तो पूरे नीचे तक की दूरी निकालनी है, जहाँ इसका आखिरी कोना होगा या आखिरी भाग होगा, ठीक है, आखिरी बिंदु होगा इस तार का। तो वहाँ से वहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो इस आर का भी कोई मतलब नहीं है, तो इस आर को भी मुझे हटाना है। सेकेंड थिंग, ये लंबाई जो डीएल है, मैंने तो पूरी लंबाई क्या मानी है, एल है, पूरे चालक तार की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें एल रखना है, तो इस डीएल को भी हमें हटाना है। तो यहाँ से 1, 2 और ये 3 चीज़ों को हटाना है। उसके अलावा देखिए आई क्या है, आई तो पूरे धारा या चालक में एक जैसी है, और ये μ04 पाई जो कि एक नियतांक है, तो आई भी यहाँ पर कांस्टेंट होगी, जो भी इसका मान होगा, केवल बदलेगा तो ये तीनों चीज़ें। तो हमारा टारगेट है इन तीनों चीज़ों को बदलना, और तीनों के लिए हमें एक ही काम करना है, इस वाले त्रिभुज का उपयोग करना है। ये वाला कोण है 90 डिग्री ACP, ठीक है। एक बार आपको फाई मिल चुका है, इधर थीटा मिल गया है और इधर 90 डिग्री मिल गया है। ये दूरी है A, ये दूरी है DL और ये दूरी है R, ठीक है। अब इसी त्रिभुज का पूरा उपयोग करते करते आपको साइन थीटा और इसको चेंज करना है। तो पहले त्रिभुज ACP में पहले आप थीटा को हटाएंगे, तो आपको पता है कि त्रिभुज में अगर एक कोण 90 है तो बचे हुए दोनों कोण भी क्या होंगे, दोनों का योग 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है 180। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होने के कारण आपको पता है कि 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा का मान होगा 180 माइनस 90 कितना होता है 90 हो गया, और ये फाई उस तरफ आ गया यानी कि माइनस का हो गया। तो यहाँ से मैंने थीटा का मान निकाल दिया जो मुझे इस समीकरण में रखना है। लेकिन अभी मुझे समीकरण में थीटा ना रखते हुए पूरा साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई कितना होता है, कॉस फाई होता है। ये आपका मैथ्स का सूत्र है। 90 के माइनस में जो एंगल होता है वो साइन को कॉस में बदल देता है, ठीक है, और जो एंगल होता है वो एज इट इज आ जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई हो गया, ठीक है। अब इस कॉस साइन थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, कॉस फाई रख सकते हो। तो ये आपका पूरा एक साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुनः अब आपको किसको हटाना है, आर स्क्वायर को हटाना है, ठीक। आप चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से आप वैल्यू रख दीजिए, कॉस फाई रख दीजिए साइन फाई की जगह। तो dB इक्वल टू μ04 पाई आई DL, साइन थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। एक एक भाग को सॉल्व करते जाइए। पहले थीटा को हटाया और फाई में बदल दिया, ठीक है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ACP में देखिए आपका अगला टारगेट है आर स्क्वायर। आर क्या है, कर्ण है, ठीक है। और फाई आपको हमेशा कोण कितना लेना है, फाई लेना है। साइन कॉस टेन जो भी लीजिए, पर उसमें कोण हमेशा याद रखिए। एक थीटा था तो हमने कन्वर्ट करके फाई में बदल दिया है, तो अब अगला हम थीटा क्यों लेंगे, हम फाई लेंगे ना पूरे कोण को बदलने के लिए। तो जब फाई कोण है तो फाई के साथ वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, आधार। तो ऐसा कौन सा सूत्र रखना है जिसमें आर भी मिल जाए आपको और ये फाई भी आ जाए। तो आर और फाई के लिए आप कॉस रखिए, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार मतलब बेस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो आधार की जगह हम रखेंगे, ये आधार है आपका और ये कर्ण है। तो कॉस फाई की वैल्यू हम रखेंगे, आधार आपका ए बन जाएगा क्योंकि फाई और 90 डिग्री के बीच का कोण आधार कहलाता है, और नीचे वाला आर बन जाएगा। यहाँ से आर का मान निकालना है तो आर उधर चला जाएगा, आर इक्वल टू ए बटे कॉस फाई हो जाएगा। अब आपको आर ना चाहते हुए क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर ए बाय कॉस
फाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर फाई है, हमने ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में एक सूत्र और पढ़ा है कि 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकली ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, जो कि हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हम डीएल भी निकाल लेते। ठीक, तो डीएल 1 निकल गया फाई, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब डीएल की निकालनी है। डीएल के लिए अगेन हमें यही सूत्र यूज़ करना है। अब ये आप देखिए कि हमें कोण हमेशा फाई लेना है, और ये सामने फाई के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी है, आधार। ठीक है, सॉरी लंब, परपेंडिकुलर है। कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है, लंब है। तो आपको ऐसी चीज़ लेनी है जो लंब आ जाए और आधार आ जाए। तो आप क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो पुनः त्रिभुज ACP में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है आपका L, क्योंकि आप पूरे चालक तार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ DL ना लेते हुए आप पूरी लंबाई क्या लेंगे, L। उसे समझने के लिए आप यहाँ देखिए कि जब आप इस फाई की बात करते हैं तो इस चालक तार की जो लंबाई है कुल, वो आपको L लेना पड़ेगी और फिर आप उसका डिफ्रेंशिएशन करके DL लेंगे। ठीक है, तो चालक तार की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, L बटे थीटा। थीटा का मान रखेंगे हम फाई, सॉरी आधार है, आधार के मान है A, और ये tan फाई है, यहाँ हम फाई के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको L जो है उसका मान निकालना है। अब यहाँ पर अवकलन करने पर, अगर हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से पहले आपको L का मान आप निकाल लीजिए। L बराबर क्या हो जाएगा, A का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो A tan फाई ये हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो D किसके रिस्पेक्ट में करने पर, फाई के सापेक्ष, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पक्ष रखा है हमने L बराबर A tan और फाई है, सामने जो कोण होता है उसके सापेक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर फाई के सापेक्ष अवकलन कैसे किया जाता है, D बाय डी फाई, और जो L है वो तो एज इट इज ही रहेगा। जिसके सापेक्ष करना होता है हम उसको इस तरह से नीचे की तरफ लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था D बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही L के सापेक्ष करना है, फाई के सापेक्ष करना है L का, तो D बाय डी फाई और आगे लिख दिया L। उसी तरह इस तरफ का भी हमें फाई के सापेक्ष करना है, यानी D बाय डी फाई A tan फाई। ठीक है, आप एक बार फिर से अवकलन समाकलन के सूत्र को देखिएगा। तो DL बाय डी फाई बराबर, ये L फाई के रिस्पेक्ट में क्यों करा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर पूरे तार की जो लंबाई है, ये जो DL हमने ले रखा है ना, ये फाई पर डिपेंड कर रहा है। जैसे इस फाई का समाकलन कर देंगे, सॉरी अवकलन किया हुआ है अभी, जैसे इसका समाकलन कर देंगे तो ये लंबाई चालक तार की DL से क्या बन जाएगी, डायरेक्ट L बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो फाई एंगल दिया था, इसलिए मैंने पहले क्या लिखा था, L, क्योंकि हमें पता है कि पूरे चालक तार की लंबाई तो L है। लेकिन अगर जैसे जैसे फाई का मान बदलता जाएगा, जैसे हमने करा ना फाई के सापेक्ष अवकलन, फाई का मान बदलता जाएगा, चालक तार की लंबाई बदलती जाएगी। ठीक है, DL बाय डी फाई। अब यहाँ पर A जो है वो तो कांस्टेंट है, नियतांक है, क्योंकि चालक तार कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी ये दूरी बदलेगी नहीं। ये ऐसे कितना भी बड़ा हो जाए और ऊपर कितना भी बड़ा हो जाए, पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है मध्य बिंदु से यहाँ तक की, वो तो A ही रहेगी। ठीक है, तो A क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका कुछ भी नहीं होगा। चेंज क्या होगा, D बाय डी फाई, किसका, tan फाई का। ठीक है, अब आप इसके लिए सूत्र एक बार देखिएगा, अवकलन का सूत्र देखिए। इसके बाद से हमारे पास टर्म आया है DL बाय डी फाई इक्वल टू A tan फाई डी फाई का क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। एक बार सूत्र में देखिएगा, D बाय डी फाई या tan फाई का जब हम सेक फाई के tan फाई का फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर फाई आता है। वहाँ पर मैंने जहाँ सूत्र लिखवाया वहाँ पर XX लिखवाया है, फाई हो तो फाई चलने दो। तो DL का मान यहाँ से क्या निकल गया, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इसका गुणा यहाँ कर दिया और यहाँ से DL का मान निकल गया। ठीक है, अब R स्क्वायर तथा DL का मान समीकरण
किस में रखना है हमें, 2 में, क्योंकि समीकरण 2 में हम लोग साइन थीटा का मान cos फाई रख चुके थे। अब यहीं से हमें dl और r स्क्वायर का और रखना है। तो समीकरण 2 क्या है, db इक्वल टू म्यू 0 4 पाई i dl cos फाई r स्क्वायर फाई। अब db इक्वल टू म्यू 0 4 पाई i, देखिए dl का मान मैं रखती जा रही हूँ a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये मैंने dl का इतना मान रख दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई में cos फाई अपॉन r स्क्वायर का मान जो था वो था a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया। तो डी बी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई, यहाँ से सब टर्म कैंसिल होके सिर्फ क्या बचा, cos फाई डी फाई। तो आई cos फाई डी फाई अपॉन एक ए कैंसिल होने से केवल एक ए बच गया, ठीक है। तो फाइनली हम dl और dl r स्क्वायर और थीटा तीनों को हटा चुके, यानी कि अब जो हमारे पास बचा है वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटे एलिमेंट के लिए हो। अब डायरेक्टली हम बड़े एलिमेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है। जैसे फाई है तो हमें पता ही है कि जो फाई है वो डी फाई लगा हुआ है, मतलब वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर ए तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, सिर्फ एंगल। और हमें पता ही है कि फाई की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये जो लेंथ है, ये फाई की वैल्यू अगर चेंज होती जाएगी ऊपर से नीचे तक तो इस एलिमेंट की लेंथ भी कवर होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट लेंगे। तो उससे पहले, लिमिट से पहले आप समझिए कि अभी हम लोग सिर्फ इस cos फाई पर है। जैसे ही इसका मान हम लोग यहाँ पर -φ1 से कहाँ तक की रेंज ले लेंगे, φ2 की, यानी कि मुझे अभी ये छोटा सा एंगल फाई है, मुझे ये ना चाहते हुए यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज लेनी है, ये वाली। तो ये रेंज क्या होगी, -φ1 इतना से लेकर क्या होगी, φ2 होगी, ठीक है। तो यही रेंज हमें पुट करना है। तो अब हम अगला पॉइंट इसके लिए लिखेंगे कि पूर्ण चालक तार के लिए, आप पूरे चालक तार की बात करो तो पूर्ण चालक तार के लिए सीमाएं -φ1 से φ2 तक समाकलित करने पर, अभी हमने पढ़ा कि छोटे से हिस्से से हमें बड़े हिस्से पर जाना है तो समाकलन करेंगे और बड़े से छोटे पर जाना है तो अवकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलित करने के लिए आपने कौन सी सीमा ली है, φ1 से φ2। तो देखिए ये समाकलन का साइन है, -φ1 से कहाँ पहुँचना है अपन को, φ2 पर, और इधर वाला हिस्सा था db। उसी तरह यहाँ का हिस्सा है -φ1 से φ2, म्यू 0 4 पाई आई cos फाई डी फाई बाय ए, ठीक है। अब समाकलन जब भी करते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको, एक सूत्र अपन ने पढ़ा था कि आपको समाकलन का साइन है और dx है और बीच में कुछ नहीं 1 है। तो 1 का अगर किसके भी रिस्पेक्ट में अगर आप समाकलन करते हैं, अगर 1 का आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, x होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 1 का db के सापेक्ष करेंगे तो b की जगह आंसर 1 का क्या होगा, b होगा, ठीक है। और -φ1 से φ2 तो यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है b की पूरे ही चालक तार के लिए हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर म्यू 0 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो बदलती है चीज़ें उन्हीं का किया जाएगा। आई धारा भी जो है वो भी कांस्टेंट है और एक की जो दूरी है वो भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ बदल क्या रहा है, कोण बदल रहा है, φ1 से φ2, यानी फाई था पहले छोटा सा कोण dl तार के लिए, अब पूरी लंबाई बदलेगी तो कोण φ1 से φ2 बदलेगा। तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए। अब हम समाकलन करेंगे, साइन cos फाई का कितना होता है, साइन फाई,
ठीक है, डी फाई हट जाएगा क्योंकि ये और ये समाकलन से जुड़े होते हैं। समाकलन होने के बाद ये हमें हट जाता है और ये भी हट जाता है। और ये जो लिमिट है ये कहाँ लिखाएगी, ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाना है। आप शायद पहली बार कर रहे हो तो समझ लीजिए कि समाकलन तो जो सूत्र होता है उसके हिसाब से होता है कि कॉस फाई डी फाई का क्या हो गया, साइन फाई। लेकिन ये जो लिमिट होती है ये लिमिट इस तरह से बड़ा ब्रैकेट बनाकर नीचे वाली लिमिट नीचे लिखी जाती है इस कॉर्नर पे और ऊपर वाली ऊपर लिखी जाती है। अब सूत्र याद रखिए कि अभी इस लिमिट को कैसे हटाया जाएगा। तो याद रखिएगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऊपर वाली जो सीमा है माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए साइन फाई की जगह पहले ऊपर वाली सीमा रखेंगे तो फाई की जगह क्या रख देंगे, फाई 2 माइनस सूत्र का माइनस आएगा और साइन माइनस का फाई 1, इस फाई की जगह माइनस फाई 1 रख दिया, ठीक है। b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए साइन फाई 2। अब देखिए साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि साइन में अगर कोण माइनस का आ जाए तो वो साइन को पूरा माइनस का बना देता है। तो ये कोण माइनस का है तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन फाई 1। तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए साइन, अरेंज करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक के लिए आप पूरा दोनों सूत्र सीधे धारावाही चालक तार के लिए होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको दो तरीके से पूछा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि पहले आपको पूछा है कि सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और इसी का ऑब्लिक करके आपको ये बोले कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपको अनंत लंबाई का चालक तार पूछे तो अनंत लंबाई के लिए क्या करेंगे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए, मतलब अगर तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो आप समझिए कि ये जो कोण है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फाई 2 है और यहाँ पर फाई 1 है, ठीक है, फाई 1 से फाई 2 की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसकी लंबाई और बढ़ती जाए, इस तरह से बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट आएगी जिसपे ये कोण 90 डिग्री बन जाएगा और एक लिमिट नीचे की तरफ भी यही आएगी जिसपे ये, मतलब इसकी लंबाई और बढ़ती जाएगी, कोण बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पाई बाय 2 है ना, तो सिंस साइन पाई बाय 2 कहलाता है 1, ठीक। तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई बाय ए। ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हो गए। सीधे धारावाही चालक पूछे तो ये बता देना, और केवल अनंत लंबाई की बात करें तो इससे थोड़ा सा और एंगल की वैल्यू हम 90 डिग्री रख के पता कर लेंगे, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव में फॉर्मूले आते हैं, इसी बेस्ड न्यूमेरिकल किए जाते हैं। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ये जो डेरिवेशन है व्यंजक ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।